जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, अलजेब्रा सीरीज का। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली से आपसे एक बात पूछूं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जब टर्म्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कुछ पद लिखे 1, 5, 7, 8 और अगर आप इसको कॉमा से सेपरेट करते हो तो ये आपका सीक्वेंस है। और अगर मुझे सीरीज को लिखना होगा तो सीरीज को कैसे लिखेंगे, 1, 5, 7, 8। अगर मैं इन टर्म्स को मैथमेटिकल साइंस से सेपरेट करूं, प्लस माइनस इन सब से सेपरेट करूं, तो इसे आप बोलोगे सीरीज बोलोगे। अच्छा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे आप पढ़ते हो एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो प्रोग्रेशन में एक मैथमेटिकल फार्मूला होगा जिससे आप कोई भी टर्म्स इजीली निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि 2 के बाद कौन सा प्राइम आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, इस तरीके से आप प्राइम नंबर। मैंने आपसे कहा कि इसका आपको 1000 टर्म्स निकालना है, 1000वां पद निकालना है। तो आप 1000वां पद नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। तो ये आपका प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन में मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ सीक्वेंस है। इसमें आप टर्म्स बता पा रहे हो आगे कौन है। जैसे मैं पूछूं 13 के आगे कौन है, तो आप कहोगे कि सर 13 के आगे 17 आएगा, 13 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी। लेकिन मैं कह दूं कि 1000वां पद कौन सा होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं है। प्रोग्रेशन में आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी पद इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिलहाल ये तो एक छोटी सी बेसिक हो गई। हम लोग इसमें जो कवर करना है सीक्वेंस और सीरीज में, मेनली प्रोग्रेशन में हम लोग को जो पहला पार्ट कवर करना है जो आज का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं बेटे इसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एपी तो समांतर श्रेणी। तो कौन सी श्रेणी जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि सर कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है, एपी आप उसे बोलोगे जिसमें एक फिक्स डिफरेंस आ रहा हो, एक अंतर जो आ रहा हो, गैप सेम हो। जैसे कि मैंने लिखा 9, 16, 23, 30। तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका एपी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 से 16 हुआ, कितना जोड़ा गया होगा, 7। यहाँ पे कितना जोड़ा होगा, 7। यहाँ पे 7। यानी कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान रहता है। ये बात भी आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं इससे कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म मैंने बोल दिया ए। अगर मैं इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया, वो जोड़ता चला जाऊं या सबट्रैक्ट करता चला जाऊं, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारी क्या होगी, एपी होगी। तो मैंने यहाँ पे डी को ऐड किया, तो यहाँ पे ए प्लस डी, सेकेंड टर्म आ गया। ऐसे फिर मैंने डी ऐड किया, तो ये हो गया ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। ये बात आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ए क्या है, ए क्या हो गया इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म T1, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे रन कर रही है। तो अगर मैं जनरलाइज करूं और कह दूं nth टर्म क्या होगा, तो एक बात बताओ, जब सेकंड टर्म है तो यहाँ पे d ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म बचा इससे पहले। जब थर्ड है तो यहाँ 2d ऐड हो रहा है क्योंकि इससे पहले 2 टर्म्स ऐड हो गए हैं। अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म n और ये फर्स्ट टर्म में गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे मुझे n-1d ऐड करना होगा। जैसे मैंने आपका फार्मूला लिखा है आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, Tn इक्वल टू T1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आप गैप देख सकते हो n-1। तो ये होता है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। इस पे ही हम लोग अभी बात करेंगे। इसको ही आप लोग ऐसे लिखते हो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, इस ए को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट टर्म। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद। डी आपका क्या है बेटा, डी है कॉमन डिफरेंस, 2 पदों के बीच का अंतर। डी क्या है,
कॉमन डिफरेंस, जैसे कि T3 ले लिया, T2 ले लिया, इसके बीच का जो डिफरेंस है, या फिर मैं बोल दूं T7 T6 का बीच का डिफरेंस, ये होता है D। जनरलाइज करना है तो आप बोल सकते हो सर Tn माइनस 1, इसे बोलते हैं D, जो भी आपका गैप दिख रहा है। क्लियर? ओके। अच्छा, ये n क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में पदों की संख्या, हिंदी में पदों की संख्या। और ये कभी भी आपका ये पदों की संख्या क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब पदों की संख्या आप यही बोलोगे ना, 10 पद हैं, 11 पद हैं, 20 पद है, आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि 2.5 टर्म्स है। क्लियर? तो ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इसका बहुत रोल है। तो यहाँ पे पहले टर्मिनोलॉजी समझो, ए आप जानते हैं, एन के बारे में आपको पता है, डी पता है। डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, सार्वंतर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि जैसे मुझे निकालना है यहाँ पे 5, 9, 13 और इसका मुझे nth टर्म निकालना है, nवां पद, nवां पद। तो यहाँ पे दो वे हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपने जनरलाइज जो फॉर्मूला सीखा हुआ है कि आपने कहा सर Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म जो आपको दिख रहा है कितना है? 5 है, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अच्छा, यहाँ पे ये जो अंतर है प्लस का 4 है, क्योंकि सीरीज बढ़ती हुई है। जब सार्वंतर पॉजिटिव होगा, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब सीक्वेंस देखो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, 5, 9, 13 इस तरीके से। और अगर सीक्वेंस घटती हुई दिखेगी तो वहां कॉमन डिफरेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर डी पॉजिटिव है तो आपका सीक्वेंस बढ़ती हुई एपी होती है, डी नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग एपी होगी, और डी अगर 0 हो गया तो वो कांस्टेंट एपी होती है, नियत। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4n प्लस 1। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ा? 4, तो आप लिखेंगे 4n। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इस 4 को 5 कैसे बनाओगे? तो 1 जोड़ दो तो ये हो गया आपका nth टर्म Tn। तो आपको ये दोनों वे पता होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी का nवां पद आ जाते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन उसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे? 5 से 9 हो गया, बढ़ा कितना? 4, तो सब में बढ़ रहा होगा तो 4n हो जाएगा। और इस 4 को आपको 5 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 9, 16, 23 और मुझे इसका Tn चाहिए, nवां पद। तो 9 से 16 कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, तो अब मैं लिखूंगा 7n। अच्छा, इस 7 को 9 बनाना है तो आप 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया nवां पद। अगर n की जगह आप 1 रखोगे तो आपको 9 दिख रहा होगा, 2 रखोगे तो 16 दिख रहा होगा। क्लियर है? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि nवां पद आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसी nवें पद पे बेस्ड। एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा इसी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें क्या क्या आते हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन के टाइप्स बना लेते हैं। कि सबसे पहले आपसे पूछना सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, एपी में पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या, ये बहुत पूछता है आपसे, बहुत सिंपल है। तो एयरफोर्स में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पदों की संख्या। तो जैसे मैंने सीक्वेंस लिखे, जैसे कि यही ले लेते हैं 5, 9, 13 और यहाँ पे मैं गया 41 में कुल कितने पद होंगे? कुल कितने पद होंगे? कुल कितने पद होंगे? जितने भी अभी मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि एपी का nवां पद निकालना आना चाहिए। तो 5, 9, 13 और 41 तक में कुल कितने पद होंगे? तो आपने मान लिया कि 41 ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले मैं बेसिक से बता दे रहा हूं। तो बेसिक से अगर आप देख रहे हो तो आपने कहा कि सर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, माना 41वां nth टर्म होगा। आपने एज्यूम कर लिया 41 आपका nth टर्म होगा। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं आप? तो 5 से 9 हो गया, कितना बड़ा? 4, तो ये हो जाएगा 4n और 4 को 5 बनाने के लिए 1, तो ये हो गया nth टर्म। ये बराबर 41 कर दिया, तो यहां से n इक्वल टू आपका आ गया 8।
तो यानी कि टोटल यहाँ पे 8 पद होंगे। 41वां जो है टर्म्स वो आपका 8वां पद होगा, 8th टर्म होगा। एक चीज ये समझ गए। अच्छा, इसी को आप फिर एक जनरलाइज कर लो, एक फार्मूला याद रख लो, n कभी भी निकालना हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जितने का डिफरेंस हो +1। तो यहां से भी आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि 41, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या 41, फर्स्ट टर्म क्या है 5, 41 माइनस 5, अंतर कितने का दिख रहा है 4 का, +1। 41 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 36, 36 बटे 4। 41 में से 5 गया आपका कितना आएगा 36, हाँ 36, 36 बटे 4, 9 और 1 10, तो 10वां पद आएगा। तो यहाँ से भी 10 आना चाहिए बेटा, हाँ बिल्कुल यहाँ से भी 10 आ रहा है, चेक कर लीजिए 10 है। 41 में से 1 गया 40 हो जाएगा और n बराबर 10। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो चाहे तो आप इससे यूज कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे यूज कर लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अभी मैं प्रैक्टिस पे ज्यादा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, उस पे भी सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। नेक्स्ट डे पे जब हम लोग आएंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट इसका मिलेगा, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। आते सेकेंड, ऐसे ही इसी पे आ जाता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टर्म इज 0। और एक और चीज पूछता है विच टर्म इज नेगेटिव। नेगेटिव में भी हम लोग को फर्स्ट नेगेटिव चाहिए, दोनों बात ध्यान रखिएगा। हमें बताना है किसी भी समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा और कौन सा पद नेगेटिव होगा। पहले एक चीज सोचिए कि अगर किसी समांतर श्रेणी का कोई पद 0 हो रहा है तो वो AP बढ़ती हुई होगी कि घटती हुई होगी। जैसे कि मैंने कहा 5, और 5 के बाद मैं इस सीरीज को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। अगर मुझे चाहिए कि कोई पद 0 हो जाए तो वेरी ऑब्वियस आप कहोगे कि सर आपको सीरीज को घटाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं करोगे कि 5 7 9 इसके आगे कभी 0 आएगा नहीं, तो ये सीरीज घटेगी। ये सीरीज आपको घटानी पड़ेगी, जैसे 5 3 1 ये घटती चली जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि 0 आएगा या नहीं आएगा, जब आएगा तो वही क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन हाँ, जब सीरीज घटेगी तभी आपका कोई टर्म या तो 0 बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन से लिखा तो कैसे आता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है कि अनुक्रम से 42 36 30 ... का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद शून्य होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी जैसे ही हम लोग सम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा था कितने पदों का योग 0 होगा, तो वहां पे भी इसको यूज करेंगे। तो फिर वही चीज है कि कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म इज 0। तो यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला ये कि आपने मान लिया nth टर्म 0 होगा, nवां पद 0 होगा, तो इसका nवां पद कैसे निकालोगे, 42 से 36 हो गया। अब एक बात हो, 42 से अगर 36 हो गया है तो 6 बढ़ा है कि 6 घटा है, तो 6 घट रहा होगा, तो -6 है। अच्छा, अगर आप इसमें कंफर्ट ना हो तो आप Tn बराबर a + n-1 इंटू डी से भी कर सकते हैं, आंसर रिजल्ट सही मिलेगा। मैं आपको इसकी आदत डलवा रहा हूं बस। तो -6 को 42 अगर बनाना है तो मुझे 48 ऐड करना पड़ेगा, बराबर मैंने कह दिया ये टर्म क्या है 0। तो यहां से बेटा n बराबर कितना आ जाएगा 48 बटे 6, n बराबर 8, यानी कि 8वां पद 0 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एक तो ये वे हो गया। दूसरा आप ऐसे डायरेक्ट ध्यान रख लो कि सीधे सीधे a/d + 1। अगर 0 निकालना है, कौन सा पद 0 होगा, तो a/d + 1वां पद हमेशा 0 होता है। a कितना यहाँ पे 42, d यहाँ पे प्लस में लेना सब 6 + 1, तो 7 और 1 8, 8वां पद 0 होगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है, कौन सा पद नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसी में जैसे मैंने लिखा कि चलो एक क्वेश्चन में इसी टाइप का और पूछ लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 25 20 15 और मैंने कहा कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0, कौन सा पद 0 होगा। तो फिर वही चीज है, आप कह दोगे nth टर्म इज 0, तो इसका nth टर्म निकालो। 25 से 20 हो गया, 5 कम हुआ
और इस -5 को 25 बनाना यानी 30 जोड़ दिया बराबर 0 कर दिया, n बराबर 6 हो गया। आप ऐसे निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आपको रिजल्ट अगर याद है a/d + 1, तो यहाँ 25 और ये 5 + 1, तो यहाँ से कितना आ गया 6, यानी कि छठवां पद आपका 0 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन अगर हम लोग से पूछ लिया गया कि कौन सा पद नेगेटिव होगा, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए जैसे सीरीज मैंने लिखी 27, 22, 17 का पहला ऋणात्मक पद, का पहला ऋणात्मक पद आपको बताना कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा, मतलब यू हैव टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर वही चीज है, बेसिक क्या है, आप इस जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो सब कहीं ना कहीं टीएन का यूज हो रहा है। ये समांतर श्रेणी है जिसका एनवां पद आपको बताना है कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद नेगेटिव होगा, कितने पद होंगे, 12वां पद क्या होगा। तो कहीं ना कहीं टीएन का ही रोल है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज फिर देखिए, मैंने कहा कि nth टर्म जो है, मान लिया nवां पद है, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, वो नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। कोई भी चीज नेगेटिव है तो उसको आप कैसे लिखते हैं, लेस देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो टीएन, तो इसका टीएन निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट आपको पता है 27 से 22 हो गया, तो कितना कम हुआ -5n, प्लस -5 को 27 बनाना है यानी कि मुझे 32 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 - 5 आपको 27 दिख रहा होगा। आप ये चीज ना निकाल पाया करो बेटा, तो आप a + n - 1 × d यूज कर लो। मतलब आप इस तरीके से निकाल सकते थे a + n - 1 × d, जहां पे a कितना दिख रहा है 27 + n - 1 और डिफरेंस कितने का -5, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5n, ये हो जाएगा +5 और 27 ये 32। तो आप देखेंगे आपको ये चीज सेम मिलेगी। बस कहीं ना कहीं में कुछ एक स्टेप बचा लेते हैं, ठीक है। लेस देन 0, माइनस का 5n लेस देन -32। आई होप ये आपको पता होगा कि माइनस का इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5n > 32 और यहाँ से आ गया n > 6 पॉइंट समथिंग। मतलब मेरा जो नेगेटिव टर्म है वो 6 पॉइंट समथिंग n की जो वैल्यू है, और n हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। तो ये कह रहा है कि n जो है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, वो 6 पॉइंट समथिंग से बड़ी है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ी वाली कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी, 7। यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां पद। 7th टर्म इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हम लिख सकते हैं 7वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अभी इन सारे रिजल्ट को मैं एक समराइज करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो 7वां पद आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसी को आप डायरेक्ट कैसे करोगे, इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि a/d + 2, जब आपको बताना होता था कि कौन सा पद 0 होगा तो आप +1 करते थे। जब आपको बताना होगा कि पहला ऋणात्मक पद कौन सा है तो याद रखेंगे a/d + 2। देखो a यहाँ पे कितना 27, तो 27 डिफरेंस कितने का 5 का, और यहाँ पे +2। मुझे सिर्फ ये देखना है कि 5 यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 + 2 यानी कि 7th टर्म। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वर्किंग बच जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले कुछ अपने दिमाग में रख लो, जैसे कि कौन सा पद 0 होगा, मैंने फिर सुनिएगा, कौन सा पद 0 होगा तो a/d + 1, कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव होगा तो a/d + 2, ठीक है। चलिए अभी इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने पदों का योग अधिकतम होगा। तो कहीं ना कहीं सम का क्वेश्चन है, तो यहीं पे एक कॉमन सेंस है। पहले आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। जैसे मैंने लिखा 42 और 42 के बाद मैंने से लिख दिया 38, 34। मुझे इसमें चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
अच्छा ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसमें ये पूछ लेता कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य कभी आएगा ही नहीं। आप चेक करके भी देखोगे a/d+1 वो आपका कटना चाहिए, a से d कटना चाहिए। जब a से d कट रहा होगा और सीरीज नेगेटिव होगी तभी 0 मिल रहा होगा। क्लियर? अच्छा नेगेटिव टर्म आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या मैंने बताया कि a/d + 2th टर्म। तो a यहाँ पे कितना 42, डिफरेंस कितने का 4 का और +2, ये कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार, 10 2 12, यानी 12th टर्म आंसर होगा 12वां पद। तो इस सीक्वेंस का 12वां पद नेगेटिव होगा। अब आते हैं एक लॉजिकल, बहुत लॉजिकल थीम पे आते हैं कि ये मैंने क्यों पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछे गए हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म विच टर्म इज 0। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ मेनी टर्म्स सम इज मैक्सिमम, कि कितने पदों का योग अधिकतम होगा। तो आते इस पार्ट पे भी। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिखी 5 3 1 -1 एंड सो ऑन, ये एपी है। ठीक है, मैंने कहा कितने पदों का योग अधिकतम होगा। तो एक बात बताइए कि अधिकतम योग, अभी मैंने एक पदों को जोड़ा तो 5 आया, 2 पदों का योग 8 आया, 3 पदों का योग 9 आया और 4 पदों का योग फिर से कम होने लगा। यानी कि आपको सम मैक्सिमम कब तक मिलता है? जब तक आपके पास पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। तो एक बात बताइएगा, अगर कोई सीक्वेंस है उसका 12वां पद नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि 12वां पद पहला नेगेटिव टर्म्स है, तो उससे पहले वाले टर्म्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, या हो सकता है लास्ट 11वां पद 0 हो। लेकिन हाँ, 12वां अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो उससे पहले वाले सारे पॉजिटिव होंगे, यानी उन्हीं का सम 11 पदों तक का योग अधिकतम होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी। तो यहीं पे एक क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि अगर मैंने आपसे कहा से अनुक्रम सपोज मैंने कहा 32 27 और 32 27 21 22 के कितने पदों का योग अधिकतम होगा, कि कितने पदों का योग अधिकतम होगा। ये आपसे पूछा गया। मतलब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स सम इज मैक्सिमम। अच्छा, मुझे आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्या इशू आ रहा है। फर्स्ट क्लास है, अलग बच्चे हैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन ऑनलाइन में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑफलाइन में आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम लोग मेन चीजें ही देख रहे हैं जो भी एयरफोर्स में आ सकती है। हाँ, बाहर नहीं जाएगा इससे, तो वो सार बस उतना ही हम लोग देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो मोड को लेके, बाइलिंगुअल मतलब जैसे कि आपको सर आप हिंदी में ज़्यादा बोल रहे हैं या इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और भी कोई इंप्रूवमेंट चाहिए होगा, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में इंप्रूव कर लूँगा आपके लिए। चलिए, तो मुझे बताना है 32 27 22 के कितने पदों का योग अधिकतम होगा। तो देखो कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा अभी कि मुझे चाहिए कि मेरा योग कहां तक अधिकतम है, तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स का जो सम होगा वही मैक्सिमम होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, मुझे नेगेटिव टर्म पहले मैं निकाल लेता हूं। कभी भी अगर आपको एपी में बताना कितने पदों का योग अधिकतम होगा, सबसे पहला स्टेप आप निकालो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला ऋणात्मक पद निकाल लीजिए, जो अभी हम लोगों ने सीखा है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने बताया था a/d + 2। तो यहां पे a कितना है 32, d कितना है 5, तो 32/5 6 बार जाएगा, 6 + 2 8। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 32 पहला पद था a, डिफरेंस कितने का 5 का, 32 को 5 से भाग दीजिए, 5 6 30, 6 बार जाएगा, 6 + 2 8, यानी 8वां पद पहला नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर 8वां पद नेगेटिव होगा तो उससे पहले कितने पद पॉजिटिव होंगे? 7 पद।
तो यानी 7 पद अगर पॉजिटिव होंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 7 पदों का योग अधिकतम होगा। तो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि कितने पदों का योग अधिकतम होगा आपको इसकी जरूरत पड़ी। अगर ये 8वां पद आया तो आपका आंसर 7 पदों का योग अधिकतम हो गया। इफ 8th टर्म इज ए फर्स्ट नेगेटिव टर्म देन सम अप टू 7th टर्म इज ए मैक्सिमम। ठीक है, अगर हमारे ये 10th आ जाता कि इफ 10th टर्म इज ए फर्स्ट नेगेटिव टर्म देन वी कैन से द सम अप टू 9th टर्म विल बी द मैक्सिमम। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब यहाँ पे तो आंसर जो मेरा हो गया, अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये बता दे रहा हूँ कि मेरा आंसर जो हो गया, अगर 8वां पद निगेटिव है तो आंसर मैं बोल दूंगा कि सम अप टू 7th टर्म विल बी मैक्सिमम, यानी आंसर हो गया 7 पदों का योग अधिकतम होगा। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है सेम क्वेश्चन होता है, प्रोसेस सेम है लेकिन जो 2 आंसर आ रहे होते हैं, वो कब होगा जब एक पद 0 आ जाए बीच में। अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऐसा क्यों। तो फिलहाल अभी मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जिसे आप जल्दी से आंसर बताइएगा। जैसे मैंने यही क्वेश्चन जो अभी आपको समझाने के लिए लिया था, 5 3 सब में देख रहे 2 कम हो रहा है, 3 में भी 2 कम करो 1, ये -1 -3, ऐसे ही सीरीज चल रही है। यहां आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कितने पदों का योग अधिकतम होगा। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सर 3 पदों का योग अधिकतम होगा। ये बात आप समझते हो, ये तो आपको दिख रहा है। तो इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। छोटा एग्जांपल इसलिए लिया है जिससे इस चीज को आप समझो जरा। मैंने कहा, इसको मैंने स्टेप क्या था कि पहले मैं निकालता हूं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो मुझे पता है a/d + 2 से निकालते हैं हम लोग। तो a कितना है 5, डिफरेंस कितने का 2 का, +2 कर दिया, तो ये आ गया 4th। अच्छा, चौथा पद नेगेटिव होगा जो कि आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। चौथा पद आपका नेगेटिव है। अगर चौथा पद नेगेटिव है बेटा तो उससे पहले 3 पद जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उन्हीं का सम मैक्सिमम होगा। यानी आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया, सम अप टू 3 टर्म्स, 3 पदों तक का योग अधिकतम होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक केस और हो सकता था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। जैसे मैंने लिखा से 6 4 2, मैंने ऐसे लिख दिया। तो सेम क्वेश्चन है, कितने पदों का योग कितने पदों का योग अधिकतम होगा। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। देखो क्या चेंजेस है कि मैंने निकाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो जो आ गया मेरा a/d + 2, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो वही आएगा। तो a कितना 6, डिफरेंस कितने का 2 का, और यहां पे मैंने कैंसिल किया +2 किया, तो 5th टर्म। अब मैंने कहा 5वां पद अगर नेगेटिव है तो 4 पदों का योग अधिकतम होगा। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे एक आंसर और जुड़ जाएगा। आंसर मुझे बोलना चाहिए 4 या 3, क्यों? क्योंकि इसमें 0 आएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला 0 आएगा? एक तो क्लू ये है कि यहाँ पे देखो 6 और ये 2, ये अगर कट गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर a d से कट जाएगा तो बीच में 0 जरूर आएगा। तो आंसर आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आंसर वही है कि आप कहेंगे सम अप टू, अगर 5वां पद नेगेटिव है तो 4 पद जो होंगे पॉजिटिव होंगे, यही हम लोग सीख रहे थे। तो हम लोग कहेंगे सम अप टू 4th और 3rd टर्म्स। मैं 4 भी बोलूंगा और एक कम और करके भी बोलूंगा और बीच में और लगाऊंगा टर्म्स, ये मुझे बोलना पड़ेगा आंसर। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 0 आया। चलिए आओ देख लेते क्या हुआ इसमें। अगर इस सीक्वेंस को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पूरा इस सीक्वेंस को लिखता हूँ, तो 6 4 2, फिर 2 कम हुआ 0 -2। इधर देखिए जरा, कौन सा पद नेगेटिव है? 5वां। तो देखिए इसका 5वां पद नेगेटिव आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नेगेटिव है। आंसर देखो क्या है कि 4 पदों का योग बोलो कितना, यहाँ पे 4 पदों का योग 12। तो 4 पदों का योग 12 है और 3 पदों का योग भी कितना है? 12 है। क्यों? क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर 2 रहेंगे, ठीक है। और 2 कब रहेंगे? जब a और d से डिवाइड हो जाए। तो ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। आते हैं इसके नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये हमारा nth टर्म में जितना भी बनता है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि
किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी में, चलिए मैं क्वेश्चन देख ही लेता हूँ। ये एयरफोर्स का लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। तो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैं सोच रहा हूँ यही आपसे डिस्कस कर लिया जाए। किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में चौथे पद और सातवें पद के बीच में जो अनुपात है वो है 2/3 का। तो उसके छठवें पद और आठवें पद में क्या अनुपात होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, तो अब आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इन एन एपी, ratio in a fourth term and seventh term is 2:3. You have to find ratio in sixth and eighth term. तो चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। और कहीं भी आप देख लो, पूरे जहाँ भी जिस सीक्वेंस से जहाँ तक पढ़ाई गई है सबका यही वे है, इसको फंडामेंटल से ही क्रैक करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा सोचने का तरीका बस बदल रहा हूँ इस क्वेश्चन में। मैं आपको एक और वे बताऊंगा इसके कितने एप्लीकेशन है, नॉट ओनली इवन येट यहाँ पे ही नहीं, बहुत जगह मैं यूज़ करता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो देखिए, पहले तो मैं फंडामेंटल देख लेता हूँ कि एक बात मुझे बताइए, समांतर श्रेणी का चौथा पद आप क्या लिखते हो? a+3d। और समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या लिखते हो? a+6d। और ये अनुपात है 2/3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3a + 9d। यहाँ हो जाएगा 2a + 12d। यहाँ से जाएगा a = 3d। a = 3d। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है 6 टर्म और 8 टर्म में रेशियो। 6 टर्म क्या होता है? a + 5d। और 8th टर्म क्या हो जाएगा? a + 7d। ये तो आप कहते हैं ना nवां पद a + n - 1 × d होता है, ठीक है। अच्छा, a की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 3d। तो 3d + 5d 8d हो जाएगा बेटा, और 3d और 10d ये हो जाएगा 7d 10d सॉरी, d and d कैंसिल आउट, आंसर हो गया 4/5। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकता हूँ। T4 और T7 में रेशियो दिया, T6 और T8 में जाइए। देखो, आपको क्वेश्चन में T4 और T7 में रेशियो दिया गया था, कितना था सर? 2:3 था। हाँ, आई थिंक 2:3 था। और आपको T6 और T8 में रेशियो बताना है। देखो, अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, चौथे पद और सातवें पद, अगर आप चौथे पद पे खड़े हो उसके बाद आप सातवें पद पे जंप करना चाहते हो तो अंतर कितने का? 3d का है। तो यहाँ पे अंतर मुझे जो दिख रहा है वो मुझे 3d का दिख रहा है, 3 का। मैं ऐसे लिख देता हूँ रफली आपको समझाने के लिए, 3। और यहाँ अंतर कितने का है? 1 का है। तो सबसे पहला मुझे ये डिफरेंस सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 3 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि 6 हो ये 9, ठीक है भाई। 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे उससे रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, फिर सर आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ गैप सेम करना था। यहाँ गैप कितने का? 1 का, और यहाँ पे दिखा रहा है 3 का, तो मैं सेम कर लूँ। तो मैंने 3 से गुणा ऊपर नीचे कर दिया, जिससे अब यहाँ पे गैप 3 का हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूँ। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूँ 4 - 6, मैंने ये क्यों किया है? क्योंकि मुझे एक फिक्स चीज़ मिल जाए। 4 - 6, ये 4 और ये वाला 6, 4 - 6 कितना होता है? -2। वेरीफाई कर लो कि आप सही कर रहे हो या नहीं। इस देर से देखो, 7 - 9 - 2, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस मेरा क्वेश्चन खत्म। मुझे 6 था यहाँ पे, तो 6 -2, 6 में से -2 घटा दो, तो 6 -2, और ऐसे 8 -2, तो ये हो जाएगा 8/10 यानी 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप बचा लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछूं, एक क्वेश्चन और मैं फ्रेम कर लूं कि से T4 और सपोज बार 4 ले रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, T9 है, और ये मैंने कह दिया सपोज है 1 और ये 2, और मुझे चाहिए T6 और T7 में रेशियो। अगर ऐसा
तो अगर दो अनुपात दिए तो आपने फिर वही काम किया कि आपने कहा कि सर यहाँ गैप कितने का दिख रहा है, 5 का, यहाँ 1 का है, तो यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5/10। तो बस यहाँ पे 4 - 5 ये हो गया -1, चेक कर लो। 9 - 10 ये हो गया -1, तो 6 - 1 कितना हो गया 7, और 7 - -1 8, तो आंसर हो जाएगा 7/8। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपको ये सारी टेक्निक्स पता है, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आप सोच कैसे रहे हो, आपने ये कैसे फ्रेम कर लिया। तो मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो आते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपका देखा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 0 है, 8वां पद 0 है, तो 13वें पद और 17वें पद में क्या अनुपात होगा, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, इफ 8th term of an AP is 0, then ratio in 13th term and 17th term, तो ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो ये मैं आप पे छोड़ सकता हूं। फंडामेंटल में क्या है आपको पता, 8वां, चलो मैं बता ही दे रहा हूं। फंडामेंटल्स अगर मैं करूं तो इसमें आपको 8वां पद 0 दिया गया, तो 8वां पद क्या होता है, a + 7d = 0, वी कैन से a = -7d। तो मुझे सीधे सीधे ये रिलेशन मिल गया। मुझे चाहिए था 13th टर्म और 17th टर्म, तो यहाँ से 13th टर्म क्या होगा, a + 12d, और 17th टर्म क्या होगा, a + 16d। a की वैल्यू कितनी, -7d, और ये 12d, तो कितना बचा 5d, और यहाँ पे -7 और ये 16, तो कितना बचा 9d। d से d कैंसिल आउट, आंसर हो गया 5/9। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। इसी को आप थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, अगर आप 8वें पद पे खड़े हो, 0 है, तो अगर कोई टर्म 0 हो गया, 8वां पद अगर 0 है, तो 8वें पद से जब आप 13वें पद पे जाओगे तो सिर्फ डिफरेंस ही दिखेगा आपको, और वो डिफरेंस एक, ऐसे समझिए कोई भी पद होता है वो a + n - 1 × d है। तो अगर a 0 हो गया, जिस टर्म पे आप खड़े हो, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ही 0 हो गया, तो आगे तो सिर्फ n × d या n - 1 × d गैप दिखेगा आपको सिर्फ। तो बस वही चीज है कि अगर 8वां पद 0 है, अगर मैंने कहा 8वां पद 0 है और आपको 13वें पद पे जाना है, तो कितना बढ़ेगा 5d। तो ऑब्वियस सी बात है 13वें पद में कितना बढ़ जाएगा 5d, और 8वें पद से अगर आप 17वें पद पे जाओगे तो कितना बढ़ जाएगा 9d। तो ये d और d कैंसिल, आंसर 5/9, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लूं, मैं ऐसे बोल दूं कि 4th टर्म 0 है और मुझे बताइए T7 और T11 में क्या रेशियो होगा, तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप सिर्फ बोलिएगा कि सर 4th टर्म से 7th टर्म जाएंगे तो 3d बढ़ेगा, यानी मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 3d लिख दे रहा हूँ आपके समझ के लिए, और 4th पद से 11वें पद में कितना बढ़ जाएगा 7d, और यहाँ से d से d कैंसिल, आंसर सिर्फ 3/7। बस इसी एप्लीकेशन का मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, थोड़ी सी चीजों को सेट करके। तो ये बात समझ में आ गई, बस इसको रिवर्स में लेके गया था मैं। चलिए अब आते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए अभी सिर्फ मैं nth टर्म पे, अभी तो मैं सम तक में भी नहीं आया, और देखिए कितने सारे क्वेश्चंस कितने टाइप्स बनते चले जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आता है पहला रिजल्ट कि अगर किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q है, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, और क्यूवा पद p है, रिवर्स हो गया। जैसे मैंने कहा चौथा पद है 5 और फिर मैं उल्टा बोल दिया, 5वां पद है 4, मैंने बोला 7वां पद है 8, 8वां पद है 7, 10वां पद है 11, 12वां पद 11वां पद है 10। तो अगर पीवा पद q है, क्यूवा पद p है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 8वां पद
P प्लस Q माइनस R होता है। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं और मैं कई बार इसको प्रूफ करके आपको दिखाया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे रिजल्ट की ही जरूरत थी, मैं इसको एज ए रिजल्ट याद रखूंगा। हाँ, फंडामेंटल भी मैं कर सकता हूँ, मैं इसको आपको बता दूंगा एक क्वेश्चन में, मैं सब तरीकों से इसको बता दूंगा, लेकिन आप रिजल्ट याद रख लो, ठीक है। पहला तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक। चलिए मैं इससे पहले क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 11th टर्म ऑफ द सेम एपी इज 7, फाइंड सपोज 14th टर्म, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैं बेसिक से जाऊंगा तो 7th टर्म मुझे दिया है 11 और 11th टर्म मुझे दिया है 7। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने कहा कि सर एज वी नो कि 7वां पद होता है a प्लस 60, ये बराबर 11 है। 11वां पद होता है a प्लस 10d, ये बराबर 7 है। दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया तो यहाँ से d बराबर -1 आ जाएगा और a बराबर हो जाएगा 17। ये चीज़ आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा, d -1 a 17, दो समीकरण को सॉल्व करना आता है। आपसे पूछा गया 14वां पद, तो आपने कहा सर 14वां पद क्या होता है, a प्लस 13d। a की जगह आपने क्या निकाला था 17 और ये -13 और आंसर आ गया 4। एक तो ये है, लेकिन जब आपसे एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी वो जान रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आप टाइम क्लैश करोगे, ठीक है। तो ये तो आपको एग्जाम में इस तरीके से तो बिल्कुल मत करना। हाँ, बेस्ट क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। सेकंड वे क्या है, अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मुझे 7वां पद दिया है 11 और मुझे 11वां पद 7 दिया गया, ये सब जगह एप्लीकेबल है। मुझे यहाँ पे पहले एक बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का, 4d का है। अगर 7वें पद से 11वां पद आएगा तो 4d बढ़ जाएगा और 11 से 7 घट गया -4, यानी कि d बराबर कितना, -1। d कितना है, -1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। मुझे कौन सा बचा है, 14वां पद। तो 14वां पद अगर मुझे चाहिए तो मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर लूँ, तो चाहे तो T7 चाहे तो T11, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने T11 लिखा। अब मुझे बताइएगा, जैसे मैं शुरुआत में सबसे पहले, अगर आप ये लेक्चर्स देखे हो, सबसे पहले के 2 या 3 मिनट में देखे, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ Tn है और यहाँ T1 है तो गैप देखते हैं। तो 14वें पद पे आपको 14वें पद पे पहुंचना है, तो 11वें पद पे खड़े हो, तो 11वें पद से 14वें पद पे आओगे, कितने का डिफरेंस है, 3d का, तो यहाँ 3d ऐड कर दो, बस आपका आंसर हो गया। 11वां पद आपको क्या दिया, 7 और d -1 है, 7 - 3, आंसर हो गया 4। या तो आप ऐसे कर सकते थे, मतलब इससे तो लाख गुना बेटर ये आपका वे है वही चीज, लेकिन करने का बस तरीका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है और ये बहुत जगह यूज आएगा। अच्छा, अब अगर आपको पैटर्न याद है, जैसे आपने कहा कि सर हमको रिजल्ट याद है, तो मुझे रिजल्ट याद है कि 7वां पद है 11 और फिर उल्टा हो गया, 11वां पद है 7, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 14वां पद क्या होगा। तो 11 7 कितना हो गया, 18 - 14, आंसर हो गया 4। तो दिस इज द थर्ड वे। तो आप इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थैंक